This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मक्स न्यूज़ के प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान सोबान कुरैशी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, साल 2021 को T20 वर्ल्ड कप का साल कहा जा रहा है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया कि ये T20 वर्ल्ड कप का साल है, तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है और इसकी तैयारियों के हवाले से वो दो सीरीज़, जिनमें से एक तो इंग्लैंड की हमने आपके साथ कवर की, ख़त्म हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान को नहायत ही इबरतनाक तरीके से शिकस्त का सामना रहा। वो सीरीज़ मुकम्मल करने के बाद अब वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए दूसरी अहम तरीन सीरीज़ जिसको समझा जा रहा था वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, जो कि अब स्टार्ट हो चुकी है। इस हवाले से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन सा कम्बिनेशन बनाना चाहिए, किन खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है, बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, फास्ट बॉलर कौन से उनको सेलेक्ट करने चाहिए, इसी तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर क्या ऑलराउंडर के साथ काम चलाना चाहिए या कि स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर या जो ऑफ स्पिनर हैं या लेफ्ट आर्म ब्रेक बॉलर वो लेके जाने चाहिए। ये सारे सवालात इस सीरीज़ के अंदर हमें देखने में मिलेंगे और हमारे सामने आएंगे कि आया पाकिस्तान का फोकस क्या है अपनी तैयारियों को लेकर। क्या पाकिस्तान वही मादी की रवायात बरकरार रखेगा कि वर्ल्ड कप में भी जाकर पाकिस्तान अपनी टीम जो है वो अभी तरतीब दे रहा होगा, या इस मरतबा हम तब्दीली देखेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तब्दीली सरकार का ज़माना है। तब्दीली सरकार ने जिस तरह की तब्दीलियाँ क्रिकेट बोर्ड के साथ की, हम पिछले प्रोग्राम में आपके साथ वो भी सारा शेयर कर चुके हैं। तो क्या अब वही यहाँ पर भी हमें नज़र आएगी, या ये है कि हकीकी तब्दीली के तौर पर हम पहले से ही प्री प्लान हर चीज़ को मेजर करेंगे, जिस ओपोनेंट के साथ हमने मैच खेलना है, जिस ग्राउंड पर खेलना है, हम उसके हिसाब से अपना जो टीम कम्बिनेशन है वो तैयार करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमने इस सीरीज़ में देखना है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। जितने भी माहिरीन क्रिकेट थे, साबिक सुपरस्टार थे, तजदिया निगार थे, सबका यही कहना था कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के अंदर एक कम्बिनेशन बनाने के बाद उसी कम्बिनेशन के साथ जो 3 मैचेस थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और फिर 4 या 5 मैचेस जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं, उसको एक ही कम्बिनेशन के साथ चलना चाहिए, ताकि जब हम वर्ल्ड कप के अंदर जाएँ तो हमारे पास तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जल हो चुके हों, सबको अपनी पोजीशन का पता हो, अपनी प्लेसमेंट का पता हो और ये पता हो कि किसके रीम में क्या रोल है। क्योंकि हर मरतबा ऐसे ही होता है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाता है, ना हमारे ओपनर फाइनल होते हैं, ना मिडल ऑर्डर, ना लोअर मिडल ऑर्डर बैट्समैन हमारे फाइनल होते हैं। यहाँ तक कि यही नहीं पता होता कि विकेट कीपिंग कौन करेगा, फास्ट बॉलर कौन है, स्पिन बॉलर कौन है, और हम वर्ल्ड कप स्टार्ट कर देते हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे जो रेगुलर एनालिस्ट हैं अली रज़ा, वो मौजूद हैं। इस मरतबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली, सबसे पहले तो प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं और आपके कीमती वक्त का शुक्रिया कि आपने फिर हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और राइटर नोट पे एक बात करना चाहूँगा, आज आप डैशिंग लग रहे हैं। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा ध्यान रख के अब वापस जाइएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरीके से अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की है कि वर्ल्ड कप का साल है, इंग्लैंड की सीरीज़ में हमने देखा जो जिनको मिडल ऑर्डर में आना चाहिए था वो ओपनिंग कर रही हैं, जिनको मिडल ऑर्डर में खेलना चाहिए वो ओपनर बन गए, ओपनर नंबर 6 पर चले गए। लोअर मिडल ऑर्डर के बैट्समैन 1 डाउन जैसी की पोजीशन पर खेल रहे हैं। अगर मैं नाम लूँ तो आपके बाबर आजम और रिजवान दोनों किसी भी लिहाज से ओपनर नहीं थे, लेकिन पिछले 1 साल से हमने देखा कि मेक शिफ्ट ओपनर के तौर पर ओपनिंग संभाल के चल रहे हैं। नो डाउट कि इन्होंने एज आ ओपनर बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इनकी इस 2 पोजीशन की वजह से बाकी पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर जो ख़राब हुआ है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि जब ये 2 बैट्समैन परफॉर्म नहीं करते, टीम मैच हार जाती है। बहुत बुरे तरीके से हमारी परफॉर्मेंस चलती है। मोहम्मद हफीज़ जो कि इंतहाई सीनियर बैट्समैन है, उनको ऊपर के नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए कि वो नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, उनका कोई नंबर नहीं है, जब दिल करता भेज देते हैं। सुहेब मकसूद पावर हिटर हैं, टीम में स्पेशलिस्ट पावर हिटर के तौर पर उनको लाया गया था। सबको ये पता है, कोई भी मामूली सी क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाला बंदा है ना, उसको भी पता है कि पावर हिटर हमेशा नंबर 5-6 के बाद आता है, जब आखिर में 2-3-4 ओवर रहते हैं वो उसकी गेम। और आपने सुहेब मकसूद को पूरी सीरीज़ 1 डाउन जैसी की पोजीशन पे खिला दी, जहाँ पर आपने टीम को लेकर चलना होता है। ये बताएं, ये हो क्या रहा है? ये वर्ल्ड कप की तैयारियाँ इस तरह करेंगे हम? सुभान भाई, एक बार बुलाने का शुक्रिया। आपको सबसे पहली बात ये देखनी चाहिए कि ये काम किसका है। ये काम है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट में कौन है? आपको 20 साल पहले लिए चलते हैं, 2003 में जो कप्तान थे वो आज भी टीम के साथ हैं। उसके बाद मिसबा,
2011 वर्ल्ड कप, 2015 वर्ल्ड कप। तो जो टीम में इस टाइम सोच है, तो उस सोच के होते हुए कम्बिनेशन कैसे सेट हो सकता है? उन्होंने जो अपने अदवार में उन दोनों ने किया है, वो आज भी टीम के साथ वही कुछ कर रहे हैं। 2015 से पहले आप बताएं कौन सा कम्बिनेशन सेट हुआ था? टीम बिखरी हुई थी, नासिर जमशेद को वर्ल्ड कप के बाद भेजा जा रहा है वहाँ पे, और वो वहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है सरफराज ओपन भी करते हैं नहीं। आज वही, हाँ जी, आज वही बंदा दोबारा टीम के साथ है, और वही जो उनके अंडर थे कप्तान, आज वो कोच हैं। तो जो आपके कप्तान हैं वो इतने पावरफुल तो नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकें, या पीसीबी में वो कहेंगे फिर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप देखिएगा वर्ल्ड कप से पहले भी ये एक दो मैचेस पहले भी अपना कम्बिनेशन सेट कर रहे होंगे, कम्बिनेशन सेट होने वाला नहीं है। ये बहुत पुरानी रवायत है, 20-30 साल पुरानी, जो इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि हमारे यहाँ, हालांकि हम अगर मिसबाहुल हक की मेंटेलिटी की बात करें तो हमें उनसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, वो हमारा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि हम उनके खिलाफ लाजमी बात करनी है या वकार यूनुस से हम कोई इस किस्म का ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों को अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दोनों ही अपने अपने एरा के लेजेंड तौर पर गुजरे हैं। वकार यूनुस का पूरी दुनिया फ़ैन है, पूरी दुनिया में उनका जो है एक क्रिकेटिंग माइंड जो था उसको समझा जाता है, और ये बात तो अमूमी सतह पर भी बिल्कुल एक मामूली समझ-बूझ रखने वाला शख्स भी जानता है कि आप जब प्लान कर रहे होते हैं तो अपने ओपोनेंट को देख कर प्लान करते हैं, ये सबको पता है। आपको ये भी पता है कि आपने जिन कंडीशन में मैच खेलना है आप उसके हिसाब से प्लान करते हैं। हमारे यहाँ प्लानिंग का मयार है मीडिया प्रेशर। मीडिया ने शोर मचाया कि उस्मान कादिर स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर हैं, आपने उनको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में क्यों नहीं शामिल किया, आपने उनको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो डाल दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वहाँ पर इंग्लैंड के जो खिलाफ था, वहाँ पर इसलिए बार बार उनका नाम आ रहा था कि इंग्लैंड के जो गोरे बैट्समैन हैं वो एक तो राइट हैंड ज़्यादा थे, दूसरा लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। और वेस्ट इंडीज़ के अंदर अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें तो 5 तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन हैं उनके, और ये बात तो पूरी दुनिया को पता है कि लेग स्पिनर को सबसे ज़्यादा जो तंग करते हैं वो खब्बे बैट्समैन करते हैं। एक बाउंड्री अगर उनको लेफ्ट हैंड बैट्समैन लगा दे तो पूरा ओवर उनकी लाइन और लेंथ ही नहीं सेट होती। आपने शादाब खान के साथ जो है इमाद वसीम को निकाल के मीडिया प्रेशर पे, क्योंकि बार बार पीछे से शोर आ रहा था कि इमाद वसीम परफॉर्म नहीं कर रहे, उस्मान कादिर को खिलाएं, वो इंग्लैंड सीरीज़ की बात थी, आपने वहाँ नहीं खिलाया, जहाँ आपने डाल दिया है। तो क्यों हमें ये बातें समझ नहीं आती कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है। अब आप देखें, आपने शोएब मकसूद की पहले बात की जी, तो 2014 T20 वर्ल्ड कप वो खेले, उस टाइम वो इमर्ज हो रहे थे, उनको बाहर किया गया। अब शोएब मकसूद इनको दोबारा याद आ रहे हैं। अगर उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ ड्रॉप ना किया जाता तो आज वो बहुत बड़े स्टार होते। शाहिद अफरीदी की जगह तो नहीं, लेकिन कुछ उनके पाँव में वो जम उनकी चुके कमी होते। पूरी कर सकते जी। तो अब आप उस्मान कादिर की बात कर रहे हैं, उस्मान भाई पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास वो किसके बेटे हैं, उनके पास क्या स्किल है। कुछ ना बहुत कुछ ना 50% नॉलेज तो उनके वालिद साहब ने उनको ट्रांसफ़र किया है। तो आपने उनकी गूगली भी देखी है, लेग स्पिन भी देखी है, सब कुछ देखा है, दुनिया भी देख रही है। तो अगर उस्मान कादिर किसी और मुल्क में होते, फॉर एग्जांपल इंडिया में, क्या इंडिया उनको इंग्लैंड टूर से ड्रॉप करता या उनको ना खिलाता? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। एक टूर नहीं खिला के आप उसको अगले टूर में लेके जा रहे हैं, जबकि आगे वर्ल्ड कप आ गया है। आप उसको जितनी मैच प्रैक्टिस देते उतना मैच बाय मैच वो बेहतर होता जाता, और वो बहुत बड़ा यूएई में और ओमान में बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है टीमों के लिए। अच्छा, फास्ट बॉलिंग के अंदर हम देखते हैं फ़हीम अशरफ हमारे बहुत पसंदीदा रहे जी, ये अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है कि हमने इस मरतबा उन पर अपना जो ट्रस्ट था, थोड़ा सा शुक्र है कि लूज़ किया है और उनको हमने शामिल नहीं किया। अगर हम देखते हैं तो हमारी टीम के अंदर ऑलराउंडर्स की भरमार है। फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर बेस पे खेल रहे हैं, हसन अली भी अब अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, और उनको भी एज ऑलराउंडर आप अगर यूज़ करें तो वो बाकियों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं। वो भी एक किस्म का हसन अली, शादाब खान और फ़हीम अशरफ एक ही साल में आगे पीछे आए हैं। ये तकरीबन इनका 2017-18 के अंदर एक साल डेब्यू हुआ, सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड की पैदावार है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोफेसर हफीज़ जी, वो भी जो हैं ऑलराउंडर की सफ़ में आते हैं। तो फिर इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं, 4, 5, 6 तो हमारे पास ऑलराउंडर। कहा यह जाता है कि आप ऑलराउंडर के साथ वक्त तो पास कर सकते हैं, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। एक आधा ऑलराउंडर तो टीम की नीड होती है, लेकिन आपने 5-5 ऑलराउंडर। अब देखें जिस तरह की कंडीशन में हमने हफीज़ को बॉलिंग करते हुए देखा है, पहला तो सवाल ये है कि हफीज़ जैसा एक्सपीरियंस्ड बंदा अब बॉलिंग क्यों नहीं कर सकता। 5 साल 6 साल वो पाकिस्तान को मुसलसल सईद अजमल शाहिद अफरीदी के साथ मैच जितवाता रहा। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? ठीक है कि उनके बॉलिंग एक्शन का मसला नहीं रहा, उसको उन्होंने ठीक किया, लेकिन जब उसके बाद उनका कम बैक होता है तो हम देखते हैं कि उन्होंने वैसे ही बॉलिंग दोबारा भी हमें स्पेल करके दिए।
हम उन पे क्यों नहीं ट्रस्ट अपना रखते ताकि वो हमें ऑलराउंडर की कमी पूरी रखें। हम बजाय इसके कि शादाब खान के साथ इमाद वसीम को भी, फ़हीम अशरफ को भी लेके चलें, हम इनमें से एक दो को कम करके स्पेशलिस्ट बैट्समैन या बॉलर डाल लें। मुझे लग रहा है सुभान हफीज़ भाई का ना नहीं है, फोकस नहीं है बॉलिंग पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, नेट्स कर रहे होते हैं काफ़ी। तो मैंने तो कभी नेट्स में उनको, कभी जब झलकियाँ, मैंने तो उनको कभी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, या मैनेजमेंट ने उनको रोल दिया कि आपने सिर्फ बैटिंग करनी है। तो वो बहुत अच्छे बॉलर थे, बार उन्होंने अपनी क्वालिटी वो ज़ाया कर दी। वैसे उनके अब आखिरी साल चल रहे हैं, तो मुझे लगता है T20 में एज अ बैट्समैन ही जाए। नहीं, जिस तरीके से भी आगे एशियाई कंडीशन में वर्ल्ड कप है, UAE की कंडीशन को देखते हुए जो इनका UAE में पिछले 8 साल खेलने का तजुर्बा रहा, जब पाकिस्तान में 2009 के बाद क्रिकेट बैन हुई, उसके बाद से लेकर 2015-16 वर्ल्ड कप परफॉर्म किया था इन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग में। कहने का यह है कि वो 5-6 साल तो वो हैं जहाँ पर पाकिस्तान के 3 स्पिन बॉलर सईद अजमल, शाहिद आफरीदी और हफीज, ये 30 ओवर करते थे, 4 के इकॉनमी रेट के साथ चलते थे, 5-6 विकेटें लेते थे, मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता था। हमने एक बहुत अरसे तक, जब क्रिकेट ट्रेंड जो है वो 300-350 तक गया हुआ था, हमने 200 स्कोर को मैच विनिंग समझा हुआ था, सिर्फ इस वजह से कि ये 3 बॉलर हैं, अगले टीम को हिलने नहीं देते थे, या 30 ओवर के अंदर मैच बना देते थे। शायद यही वजह है कि हमें 2-250 से ऊपर करने की आदत ही डेवलप नहीं हो सकी। तो अब आखिर में जाते जाते इतना सीजनड प्लेयर है, 20-22 साल का उसका एक्सपीरियंस है, हम क्यों नहीं उसको इस्तेमाल करते कि 4 ओवर पूरे वो करे हर मैच में, और एशियाई कंडीशन के लिए हम उसको वर्ल्ड कप में इस्तेमाल करें। आखिर वजह क्या है? हफीज़ से मसला कोई? हफीज़ से जुबान भाई पता नहीं मसला है या नहीं, लेकिन वकार यूनुस साहब जो हैं, जो मिसबा साहब हैं, उनकी सोच को हमारा सलाम है। हम उनके स्टूडेंट भी नहीं हैं इस फील्ड में, उन्होंने सारी उम्र ग्राउंड्स पे गुजारी है और उन्होंने खेल के गुजारी है। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। अगर हमें यहाँ बैठ के ये बातें समझ आ रही हैं, तो उनको वहाँ खड़े होकर ये बातें समझ क्यों नहीं आती कि हमने इस प्लेयर से ये निकालना है, हमने इसका ये फ़ायदा उठाना है, इसके पास ये स्किल है, ये बेहतर है, ये नहीं है। तो ये नई बात नहीं है। वकार यूनुस साहब अरसे से ये सब कुछ करते आ रहे हैं, अपनी कप्तानी के दौर से करते आ रहे हैं। उनकी सोच अब नहीं बदली तो आगे भी नहीं बदलेगी। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, इस टाइम जो अंदर की न्यूज़ भी आ रही है और जो है जो दिखता है फैक्ट भी है, वकार यूनुस साहब इस टाइम मिसबा से ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं मैनेजमेंट में। वो आप भी जानते हैं, मिसबा साहब इस टाइम बिल्कुल बेबस हैं। इस टाइम बेशक वो बॉलिंग कोच हैं, लेकिन हर चीज़ इस टाइम उनके हाथ में है, इसलिए कि उनको PCB की बैकिंग है उनको। अच्छा, यहाँ पर एक और जो सवाल साइड से आना शुरू हो गया है कि आमिर को टीम में ये वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वकार यूनुस साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है और सब यही कह रहे हैं कि आमिर जैसे सीजन और एक्सपीरियंस बॉलर के बगैर आप वर्ल्ड कप में अगर जाएंगे तो ये ना आपकी बड़ी उसके साथ भी ज्यादती है और खुद क्रिकेट साइड के साथ। अच्छा चलें, आमिर का जो इशू है उसको हम कुछ देर के लिए अगर एक साइड पर रखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी वर्ल्ड कप आता है, हर टीम को ये कोशिश होती है कि जो उसका मेन लीड बॉलर रहा है माजी में, जो सुपरस्टार रहा है, जिसने परफॉर्म करके दिया है, उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह उसको मैच फिटनेस में उसको फॉर्म में ला के वर्ल्ड कप में लेकर जाएं। ये सीरीज़ जिस तरह अभी हमने इंग्लैंड की बात की है, अभी वेस्ट इंडीज़ से चल रही है, ये हमारी सीरीज़ बेसिकली प्रिपरेशन सीरीज़ है। आप क्या समझते हैं कि आमिर का इस सीरीज़ में होना बनता नहीं था? अगर आप समझते हैं कि वो आपको वर्ल्ड कप डिलीवर करके दे सकते हैं। सुभान भाई, अगर आमिर इनके प्लान में होते, वर्ल्ड कप प्लान में, तो वो ज़रूर होते। और सॉरी बात काट रहा हूँ, इसी तरीके से यही क्वेश्चन शोएब मलिक के लिए भी है, वो भी इनके रडार में नज़र नहीं आते। हैरानकुन तौर पे सीजन, मतलब उन्होंने भी 20 साल 22 साल पाकिस्तान को सर्व किया है, और उन्होंने ये कहा कि मैं आखिरी वर्ल्ड कप भी खेलना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि जाते जाते मैं वर्ल्ड कप जितवा के जाऊँ। तो सीजन बैट्समैन थे, एक सीनियर, मोस्ट सीनियर आपके बैट्समैन, उनको भी अगर आप ले आते तो क्या इसमें कबाहत थी? जो ये खेल रहे हैं शायद इनसे अच्छा ही परफॉर्म कर जाते। शोएब मलिक की जहाँ तक बात है, तो जो उन्होंने 22-24 साल झंडे गाड़े हैं, अब भी उन्होंने वही करना था। उन्होंने, जुबान भाई आप खुद बताएं कितने इवेंट्स खेले हैं उन्होंने? हर इवेंट ही खेले। हाँ जी, और कामरान अकमल जी, मोस्टली ये दोनों इवेंट्स में आते रहे हैं। इन दोनों ने इवेंट्स में क्या किया जो अब करना था? तो शोएब मलिक का तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मोहम्मद आमिर ने पंगा लिया ना, बहुत गलत बंदे से लिया है। तो उनके होते हुए तो उनका टीम में आना, उन्होंने आके बयान भी दिया है कि मुझे नहीं लगता कि आमिर को, अब आमिर छोड़ चुके हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, तो वो अब उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। उन्होंने बड़े आके भाई, उन्होंने बोला कि जब वो उनका कमबैक हुआ था, सेठी साहब के साथ खड़ा होने वाला मैं था। और आपको याद होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो, जब सेठी साहब ने कहा था कि वो दरवाजे खटखटा रहे, तो वकारी यूनुस साहब उनके साथ खड़े थे, उनको बैक कर रहे थे। ये हकीकत है कि आमिर को वापस लाने में वकार यूनुस साहब का रोल था उस टाइम, तो इस टाइम उनको बाहर करने में भी वकार यूनुस साहब का रोल है। तो मुझे नहीं लगता कि आमिर टीम में वापस आ सकेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि मैनेजमेंट तो चलें जो कर रही है सो कर रही है, एंड आप क्या समझते हैं कि इंडिया, ये जो अब हमारा आगे वर्ल्ड कप आएगा, उसमें हमारे इंडिया से भी मैच खेलने हैं,
जो ग्रुप हो चुका है, जो आईसीसी ने तय कर दिया है, जो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया, उसके मुताबिक हमारे ग्रुप के अंदर इंडिया भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। दोनों हैवी वेट टीम है, दोनों को हराने के लिए बहुत ज़्यादा एडी जोड़ी समझ लें कि सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी, तब जाके हम इनको हराएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या समझते हैं कि हमारा जो कम्बिनेशन है यूएई की कंडीशन को देखते हुए और इन ओपोनेंट को देखते हुए होना क्या चाहिए? अब कम्बिनेशन में मैं आपसे चंद सवाल पहले ही सामने रख दूं ताकि फिर आप एक दफ़ा उसी का तसल्ली से जवाब दे दें। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग की पोजीशन पर फिट होते हैं उस कंडीशन में जब आपके पास उनसे ज़्यादा अच्छे पावर हिटर शर्जील खान और फ़खर जमान मौजूद हैं? पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर बाबर आजम और रिजवान दोनों का जो खेलने का अंदाज़ है वो ये है कि वो रना बॉल जाते हैं, लूज बॉल पे शॉट मारते हैं, मिडिल ऑर्डर का ये काम होता है लेकर चलना। ये अगर नंबर 3-4 पर आएँ, उसके बाद प्रोफेसर हफीज़ हैं। माजरत के साथ हम बार बार मोहम्मद हफीज़ को प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि उनका एक निक नेम प्रोफेसर पड़ चुका है और उनको बहुत पसंद भी है वो नाम, और उनको अपना ये नाम पसंद है। तो बल्कि मुझसे किसी ने ऑफ द कैमरा ये पूछा था कि प्रोफेसर हफीज़ कहाँ पढ़ाते रहे हैं, आप उनको प्रोफेसर कहते हैं, तो मैंने उनको वहाँ भी क्लियर किया था, ऑन द कैमरा भी क्लियर कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट के प्रोफेसर हैं। उनका दिमाग इतना चलता है कि उनको उनके जो साथी खिलाड़ी हैं निक नेम के तौर पर प्रोफेसर पुकारते हैं। अब उनका वो नाम पड़ गया तो इसलिए हम उनको रवानी में प्रोफेसर यूज़ करते हैं। तो उनको हम मिडल ऑर्डर का जो बैकबोन मिडल ऑर्डर है यानी कि नंबर 4-5 वहाँ यूज़ करें, फिर नीचे जो है अपने लोअर ऑर्डर को जो पावर हिटर हैं आदम खान हैं, सोहेल मसूद हैं, ये कोई कम्बिनेशन बनाएं। आप क्या समझते हैं क्या कम्बिनेशन ज़्यादा यूज़फुल है? क्या बाबर आजम और रिजवान का ये कम्बिनेशन ठीक है जो अब है? सबसे पहले शर्जील खान जैसे ओपनर के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और ओपन करेगा, मुझे नहीं लगता, और ना किसी को करना चाहिए। लेकिन कर रहे हैं ना, सवाल तो यही है कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें लेकिन ओपनिंग नहीं करें। आप देखिएगा आगे जाके ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वर्ल्ड कप के अंदर जाके होगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले होगा। और ओपन पे बिल्कुल शर्जील खान जाएंगे, उन्होंने यूए में परफॉर्म भी बहुत किया है, उनको कंडीशंस की समझ भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि नेचुरल ओपनर है, उनका नीचे आने का मतलब ही नहीं बनता। आप किसी और को ओपनर डेवलप करके ऊपर भेज रहे हैं, आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, फिर या तो एक तो ये है कि आप ओपनर को टीम से निकाल के कहें कि हमने इसको ओपनर डेवलप करना है, वो तो समझ में आती है ना, लॉजिक है। आप ओपनर लेके जाते हैं, उसको नंबर 6 पे खिला देते हैं, फ़खर जमान को, जिस तरह हमने पूरी इंग्लैंड सीरीज में नंबर 6-7 पे देखा, और जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको आप ओपन खिलाते हैं। लॉजिक तो कोई समझ नहीं आती फिर इसकी। ये सुभान भाई, वर्ल्ड कप से पहले सब कुछ चेंज हो जाएगा। वकार यूनुस साहब उसको ओपन पे भेजेंगे, उनके साथ मुझे लगता है जहाँ तक फ़खर जमान ही होंगे, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अगर राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन बनाने के लिए, मतलब अगर बाबर आजम खुद शर्जील खान के साथ ओपनर आ जाएं और वन डाउन ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर वन डाउन पे हम फ़खर जमान को, क्योंकि पहली विकेट जब शर्जील खान खेलेंगे तो लगता यही है कि या वो चलेंगे या आउट होंगे, रुकने वाले तो बैट्समैन है नहीं, तो मे भी दायरे के अंदर दूसरे ओपनर की भी हमें ज़रूरत पेश आ जाए। तो अगर हम वन डाउन पे फ़खर जमान को रख के चौथे नंबर पर रिजवान को ले जाएं, इसमें क्या कवाहत है? सुभान भाई, जब राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन बनेगा ना, तो उनको एक तो फील्ड कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है, उनको सेट होने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर चूँकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात आपकी काट रहे हैं। इस कंडीशन में ये भी होता है ना कि चूँकि आपको अपने मुकर्रर वक्त के अंदर ओवर जो है वो पूरे करवाने होते हैं, तो अक्सर टीमें क्या करती है, जो फील्डर जहाँ खड़ा है ना, वो कई मरतबा जो स्पेशल फील्डर जिस प्लेस का होता है उसको, जब आपने राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन चेंज होता है तो कई मरतबा वो अपनी पोजीशन से हट के खड़ा हो जाता है, तो ये फायदा हो सकता है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे अपनी घर की है, आमिर सुहेल और सईद अनवर। जब कम्बिनेशन था तो आपको पता है कि वो टीमों का क्या असर करते थे, तो हमेशा ही राइट लेफ्ट में ही समझदारी होती है, मोस्टली टीमें करती हैं ऐसा। अगर इनका कम्बिनेशन बनता है शर्जील खान का और बाबर आजम खुद आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है टीम के लिए। और बॉलिंग में आप क्या देख रहे हैं कि किन के साथ हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो अब क्या होना चाहिए? बॉलिंग में हमें इनिशियल मैचेस में हमें 2 स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, साथ तीसरा हफीज रहे। हाँ जी, हफीज करेंगे तीसरा, क्योंकि पहले कुछ मैचेस में यूएई में कोई इतना आपको टर्न और वो नहीं मिलेगा। वो हाँ जी, वो रेत है, वहाँ पे रेत उड़ती है, आपने अक्सर देखी होगी, फास्ट बॉलर ज़्यादा बॉल कैरी होगा। लेकिन आगे लेटर ऑन जब मैचेस जाएंगे तो वहाँ पे दुबई में खास तौर पे बहुत टर्न भी करेगा, ग्रिप भी करेगा। आपको पता है जब वो टर्न विकेट हो जाए तो फिर वो किसी को रुकने नहीं देते। चलें, ये जो अभी वर्ल्ड कप का सफ़र है, ये जिस तरह आगे हम वर्ल्ड कप के करीब होंगे तो फिर इसके ऊपर बाकायदा हमारे नशरियात भी होंगे, प्रोग्राम भी होंगे, तो वहाँ फिर इसको इंतहाई डीप में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो बहुत ज़रूरी मैं आपसे, चूँकि प्रोग्राम का वक्त भी अब अपने अख्ताम की तरफ है, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ओलंपिक्स गेम का शायद हमारी आवाम ने नाम सुन रखा हो, शायद उनको पता हो कि ओलंपिक नाम की कोई चीज़ होती है। मेरा नहीं ख्याल कि पता होगा, लेकिन एक गुमान है, एक अच्छा गुमान कर सकते हैं कि शायद हमारी आवाम को पता हो कि हर 4 साल के बाद ओलंपिक भी होते हैं। ये नहीं पता होगा कि ओलंपिक गेम्स होती क्या है, बस इतना शायद पता होगा कि ओलंपिक नाम की कोई चीज़ है। आखिर हमारे मुल्क में इन खेलों को क्यों नहीं तरजीह दी जाती?
क्यों हम क्रिकेट के पीछे पड़ के हमने अपने नेशनल गेम है हॉकी का ऐसा बेड़ा गर्क किया कि अब हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री पे भी ओलंपिक का दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खोलता। जापान में इस वक्त ओलंपिक गेम्स चल रही हैं। इंतहाई बदकिस्मती की बात यह है कि पिछली मरतबा 2016 ओलंपिक की तरह इस मरतबा भी हमारी हॉकी की टीम, जो कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक जीत चुकी है गोल्ड मेडल हॉकी में, तो एंट्री नहीं मिली, ना परफॉर्मेंस पे एंट्री मिली है, ना वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। दोनों सूरतों में वो नहीं खेल सकते। बाकी गेम की हम देखते हैं तो मैं हैरान रह गया कि ओलंपिक्स के अंदर ऐसी ऐसी गेम्स हो रही हैं जो हमारे यहाँ लोगों को जिनका नाम ही नहीं पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ तो इन्वेंशन भी बाद में हुई हैं। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये गेम भी होती है। हमारे मुल्क में बस एक ही कंसेप्ट है कि क्रिकेट गेम है, इसके अलावा कोई खेल ही नहीं है। ना हमारी फुटबॉल की टीम है सुभान भाई, ना हमारी किसी चीज़ की हमारी टीम नहीं है। तो सिर्फ हॉकी की टीम हमारी एक किस्म की ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। देखें ना, जब आप जिस तरह क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो एक मुकाबला होता है वो वर्ल्ड कप होता है, और हम क्रिकेट में जितने मर्दे नीचे चले जाएं कभी हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होंगे जी। हम हमेशा वर्ल्ड कप में रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और मज़े की बात है कि मुल्क का सरबराह इस टाइम एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन, और उनको पता ही नहीं है कि मुल्क की स्पोर्ट्स कहाँ जा रही है। 3 साल तो हो गए। हाँ जी, अगर आप मुल्क की स्पोर्ट्स को प्रमोट करते तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर मैं यही रोजगार पैदा हो सकते थे, इंटरनेशनल टूर्स बढ़ सकते थे, बहुत कुछ हो सकता है, मुल्क की वेल्थ बढ़ती। अब मैं यही अगला आपसे सवाल भी मेरा यही था कि इसी को मैं इसके साथ अब टेल कर देता हूँ कि आप देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट तो गेम नहीं है ना जी। हर 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, और कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान के सिर्फ 5-6 खिलाड़ी उसमें शिरकत करते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास उस लेवल के खिलाड़ी नहीं है जो क्वालिफाई कर सकें। हॉकी टीम हमारी वैसे बाहर, अच्छा पहले यह था कि हॉकी टीम जाती थी ना, 11 खिलाड़ी उसके होते थे, 11 उसके ऑफिशियल होते थे, 22 ये हो गए, कोई बाकी 10-12 ऑफिशियल वगैरह। एक 40-50 बंदों का दस्ता फ्लैग मार्च में चलता था ना, एक प्राउड फील होता था कि एक जा रहा है। अब क्या है कि 10-12 बंदे फ्लैग पकड़ के जा रहे होते हैं, 50-60 जहाँ सबका दस्ता आया होता है वहाँ पे 5-6-8-10 बंदे, तो एक शर्म तो फील होती है कि हम इतने नाअहल हैं, इतने नकार हैं कि हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर सकते। जीतना तो बात की बात है। आपको मजे की बात पता है, खिलाड़ियों से ज़्यादा इस बार ऑफिशियल्स गए हैं साथ। जी बिल्कुल, 11 खिलाड़ी हैं और 12 ऑफिशियल हैं। आप बिल्कुल ठीक आप आलम लगाएं कि क्या उनका जो वहाँ पे खर्चा हो रहा है, खिलाड़ी कम है, ऑफिशियल ज़्यादा है, और वहाँ पे वो जापान में मज़े लूट रहे हैं वो मुल्क के पैसे पे। तो क्या इस मुल्क के ओलंपिक्स में क्या इमर्ज होगा? अच्छा, फिर दूसरा ये भी देखें ना कि हमारे यहाँ बदकिस्मती की बात तो ये है कि क्रिकेट का तो अपना एक बोर्ड है जो कि इतना पावरफुल ऑटोनोमस बॉडी है कि उसको कोई इशू नहीं है। उनके पैसे अपने वैसे पैसा बहुत जनरेट करना है, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा बाहर से आईसीसी उनको देता है, खुद भी वो जनरेट करते हैं जाने से, और पैसे का मामला खुला हो गया। ना तो इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इनके पास पैसे है। बदकिस्मती ये है कि इनकी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री भी नहीं है जहाँ ये अपने जो है मसाइल पेश कर सकें। तो बगैर मिनिस्ट्री के अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कोई छोटा मोटी चीज़ है नहीं। इससे छोटी छोटी चीज़ों की आपने वजारतें बनाई हुई हैं, और इतना बड़ा एक सेटअप है जो कि पूरे मुल्क में आपने पूरे वर्ल्ड में जाकर नुमाइंदगी करनी है, उसकी मिनिस्ट्री नहीं है। खिलाड़ी एक दूसरे पर जो है वो मलबा, जो प्लेयर्स हैं वो डालते हैं। पाकिस्तान में ठीक है कि ओलंपिक फेडरेशन वो है, एसोसिएशन है, लेकिन किधर है? कभी आपने पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन का नाम सुना? कभी आपने ये देखा कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हमने ये खिलाड़ी तैयार किए हैं, हम ये लीग करवाने जा रहे हैं, ये आगे फ्यूचर हमारा प्लान है, ये शूटिंग की हमारी टीम है, ये श्रीलंका जा रही है, ये ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ये फलाने मुल्क में, ये हमारी तैराकी की टीम है, ये हमारे कबड्डी की। कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि जिस तरीके से क्रिकेट को पजीराई मिलती है इस तरह के हमारे छोटे स्पोर्ट्स को पजीराई मिलती हो। फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, उनके मसले नहीं ख़त्म होते। उनकी बॉडी के ऊपर हमेशा से ये इतराज़ रहता है कि जो उसका चेयरमैन है उसको पाकिस्तान का जो मिनिस्ट्री, अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, वजारत बैनुस्सवाई जो मिनिस्ट्री है वो इनको डील कर रही होती है। उनको पता ही नहीं होता कि हमने बात किससे करनी है। वो जो चेयरमैन होता है वो कहता है कि मैं इसका हेड हूँ, नीचे से जो अमला होता है वो कहता है कि हम इनको मानते ही नहीं है। इंटरनेशनल बॉडी ने इनको मुअत्तल कर दिया। हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक फेडरेशन जो है कई अर्सा मुअत्तल रहती है। ये तो हम हाल कर रहे हैं। तो कब हम ये दिन देखेंगे कि जब हमारा भी एक 50-60 टीम पर मुश्तमिल जो दस्ता है वो ओलंपिक खेलने गया, हम भी कोई मेडल वहाँ जीतें? नहीं, आप ये दिन अपनी ज़िंदगी में तो कभी देख नहीं सकते। लगता यही है। जो कुछ आपने अभी बताया है उसके होते हुए मैं और आप अपनी ज़िंदगी में ये दिन नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक मुल्क का ये हाल रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजियों पे काम करने का किसी को पता नहीं है। कि भाई देखो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है स्पोर्ट्स की पाकिस्तान में, हर चीज़ में, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। और मज़े की बात, जो दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल हमारी टीम ही नहीं है फुटबॉल। और पाकिस्तान में फुटबॉल का आप यकीन करें, मैंने मैचेस देखे हैं, उकाड़ा में मैचेस देखे हैं मैंने, आपने देखा अब्दुल हकीम मैचेस देखे हैं। यहाँ पे छोटा सा इलाका है, लियारी में जितना फुटबॉल का टैलेंट है, कहते हैं पूरा पाकिस्तान एक तरफ करते हैं, लियारी के फुटबॉलर अलग एक सराय, वो आपको ब्राज़ील भी कहते हैं पाकिस्तान, मिनी ब्राज़ील कहते हैं लियारी। और आपको मजे की बात बताऊं, खानेवाल के साथ एक इलाका है अब्दुल हकीम जी,
तो वहाँ पे फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है लोकली। आप यकीन करें सुभान भाई, मैं वहाँ पे गया, मैंने अपनी आंखों से देखा लड़कों ने जो किट्स पहनी हुई थी, मतलब जिस पैशन से वो खेल रहे थे, आप उनकी शूट्स देखें आप हैरान रह जाए वहाँ के कि एक वो तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऐसे शूट्स कर रहे थे वो। मैं देखे कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे छोटे छोटे 15-15 16-16 साल के बच्चे, अगर उनको इमर्ज किया जाए, उनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, उनके लिए अकेडमीज बनाई जाए, उनको इंटरनेशनल लेवल पे जाए, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ेगी ना। इंटरनेशनल ट्रैवल्स होंगे, फ़ायदा किसका होगा, लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जी। तो मैं जाते जाते आपसे एक सवाल इसी हवाले से मज़ीद करना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ एक रुझान का भी मसला है। एक तो स्कूल लेवल के ऊपर जो बिल्कुल हमारा ग्रास रूट लेवल है, वहाँ पर पहले ये होता था कि गेम्स होती थी, हर तरह की गेम्स, क्रिकेट भी, हॉकी भी, टीम बनी होती थी, वॉलीबॉल भी होता था, बैडमिंटन भी, स्क्वॉश भी। आपकी बात काट रहा हूँ, मसला वहीं से शुरू हो रहा है ना। क्रिकेट मैंने आपको प्रोग्राम में कहा था कि स्कूल से शुरू करनी पड़ेगी। जब तक स्कूल के बच्चे गेम्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उनको नहीं बताया जाएगा आपका बच्चे, आपका कैरियर इस चीज़ में है, आपको मसला नहीं होगा, आप अपना टैलेंट शो करो, तब तक इस मुल्क की क्रिकेट क्या कोई भी स्पोर्ट्स बेहतर नहीं हो सकती, जब तक ग्रास रूट लेवल स्कूल लेवल शुरू नहीं होगा। हाँ, तो इसी को मैं मज़ीद थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता चलूँ। बात यही आपसे कर रहा था कि रुझान की कमी में एक ये भी तो फैक्टर है ना कि आप ना तो मीडिया पे इनको पधिराई मिलती जी। है, तो शायद कुछ साल के बाद कोई एक प्रोग्राम इनके साथ हो जाता हो, मगर ना ज़ाहिर है कि मीडिया के अपने एक मसाइल होते हैं, जी। मजबूरी होती है, उनको वही दिखाना पड़ता है जो लोग देख रहे हैं, जो चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब ये तो नहीं है कि एक जगह पर इन्वेस्टमेंट अरबों की हो, उसको पधिराई ना दी जाए, और जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उसको जो है जी। वो चलाया जाए। तो ये ज़ाहिर है कि एक मजबूरी है। हम ये देखते हैं कि खिलाड़ियों में रुझान भी कम होता जा रहा है, और हाँ जी। उसमें एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि जब आप उनको कुछ देंगे नहीं, जहाँ पे 200-200 300-300 रुपये दिहाड़ियों के ऊपर आपको खिलाड़ी हाँ जो हैं जी। वो खेल रहे होते हैं, और कई खिलाड़ियों से जब गुफ्तगू होती है तो कहते हैं कि हमारी जो खुराक है वो नान चने है। आप ये सोच सकते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन की जो खुराक है वो तो कितनी डाइट प्लान होता है, क्या क्या उनको हाँ खाना जी। होता है। यहाँ हमारे खिलाड़ियों की जो डाइट होती है नॉर्मली नान चने या बिरयानी होती है। तो आप कैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर, जब आप उनको कुछ देंगे ही नहीं। हाँ जी, जब उनको वही बात है सुभान, फ्यूचर जब तक सिक्योर नहीं होगा, इस मुल्क में गुर्बत की इंतहा आप देख चुके हैं। तो अब एक बच्चा अगर वो उसमें नेचुरल टैलेंट किसी भी चीज़ का है, वो क्रिकेट का है, और हॉकी टैलेंट का है। बहुत है पाकिस्तान हाँ में। जी, बहुत टैलेंट है, और पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे इस मुल्क में हर साल ज़ाया होते हैं। तो अब वो बच्चा सोचता है कि मैं अगर अपना टैलेंट शो करूँ, आगे मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, उससे अच्छा मैं अपनी रोज़ी कमा लूँ, अपनी स्किल्स किसी और चीज़ में बेहतर कर लूँ, पढ़ लूँ। जैसे एक बच्चा नेचुरल टैलेंटेड है, उसको पता है मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, वो स्कूल में खेलता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको उस साइड पे नहीं जाने देते कि बेटा उस साइड पे कुछ नहीं है, आगे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आप अच्छा, पढ़ाई की तरफ हमारे यहाँ जाओ, आपने टैलेंट ज़ाया बड़ी हो अच्छी जाता है। बात की है। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन जी। मैं अब इसको मज़ीद जो है वो करना चाहूँगा। बात ये है कि हमारे यहाँ एक और भी तो इशू है ना कि हमने एक लगी बंदी तालीम बना दिया कि आपने मैट्रिक करनी है, एफएससी करनी है, एफए करना है जी। या आईसीएस करना है, यही आपका डिसिप्लिन है, इससे हटकर आपके पास और कोई निज़ामी तालीम नहीं है। भाई अगर एक शख्स स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर अच्छा है, वो क्रिकेट को अच्छा समझता है, वो फुटबॉल, हॉकी, इतने स्पोर्ट्स हैं, अगर उसके अंदर वो एक्सपर्ट है, तो वाई नॉट कि आप ऐसी डिग्रियां स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर लेकर आएँ कि वो जिस चीज़ का स्पेशल है वो उसके अंदर तालीम करे, ताकि वो तालीम भी हासिल करे, वहाँ का लिए वो नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई भी करे। तो बाकी दुनिया में भी तो हो रहा है कि खिलाड़ी एक एक फील्ड के अंदर हाँ जी, स्पेशलिस्ट हैं। आपको एक बस छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये एक मुल्क में जो आपने बात की, एक मुल्क में हो रहा है, जी मैं आपको बताता हूँ किस मुल्क में हो रहा है, वो आप भी जानते हैं, ये हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जब वो देखते हैं स्कूल में कि इस बच्चे में क्रिकेट, उनके पैशन क्रिकेट है, टैलेंट है, उसके माँ बाप को बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस लेवल से ये ऊपर जाएगा, इस लेवल से इसको पैसे मिलना शुरू होंगे, और उसको वजीफ़ा देना शुरू, जैसे हम जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, उसको वजीफ़ा देना शुरू कर देते हैं। वो जब उसको पैसे मिलते हैं तो माँ बाप उसको ऑटोमेटिकली भेजते हैं क्रिकेट की तरफ, जब तक वो डोमेस्टिक पहुँचता है वो हज़ारों डॉलर कमाना शुरू हो जाता है। ये हो जाता हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ये आप यकीन करें, फिफ्थ ग्रेड से वहाँ पे होना शुरू हो जाता है है। ऐसे ही। वो दरियाफ्त करते हैं, बाकायदा उनके माँ बाप को बुला के उनके साथ मीटिंग की जाती है। बल्कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा जी। था, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, जी। पिछले 5 साल की रिपोर्ट्स में मैंने ये देखा कि नॉर्वे, स्वीडन, हाँ डेनमार्क, जी। फिनलैंड, ये 4 यूरोप के सबसे ज़्यादा अमीर ममालिक भी समझे जाते हैं और एडवांस कंट्रीज। इन चारों के अंदर एक रिसर्च ये आ रही थी कि वहाँ पर ये अब कंसेप्ट रहा ही नहीं है कि आपने जो रिवायती डिसिप्लिन है उनमें पढ़ना है। वहाँ ये कंसेप्ट आ चुका है कि अब आपने अपने बच्चे को, वो जिस भी फील्ड का हाँ जी। एक्सपर्ट है, क्या उसका ताल्लुक तिब से हो या उसका हाँ ताल्लुक जी। स्पोर्ट्स, जिस भी फील्ड का एक्सपर्ट है, आप उसके लिए तालीम का निज़ाम दें और वो उसी के अंदर ही पढ़ेगा जिसमें उसका बचपन के अंदर इंटरेस्ट हाँ है। जी। ये नहीं है कि जो लगी बंदी आपने 5वीं 6वीं 7वीं से होते हुए मैट्रिक में जाना है, साइंस हाँ है जी। या आर्ट्स, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है वहाँ। और अब आप देखेंगे यूरोप जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर कितनी तरक्की कर चुका है, ओलंपिक जीते ही यही लोग हैं। तो अब आप देख रहे हैं ना, जहाँ 3 इडियट्स मूवी मुझे शायद इस मुल्क में शायद किसी ने ना देखी हो,
उन्होंने बहुत सबक आमोज है वो मूवी। उन्होंने यही कहा कि आपका जहाँ इंटरेस्ट है आप वहीं जाओ। अब उन्होंने अपनी स्ट्रक्चर बॉडी ऐसी बना दी है कि जहाँ जहाँ उसका जिस बच्चे का इंटरेस्ट है वहीं में जाता है। उनको पता है मेरा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर है। यहाँ पे भी भेड़ बकरी की तरह लगे हुए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, पता नहीं है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो हम हाल भी तो हमारा फिर वही है, मुल्क हमारा बिल्कुल गिरता जा रहा है, वो मुल्क उठते जा रहे हैं। एक और भी बात बड़ी अब आखिर में बिल्कुल मैं करता चलूँ जी, यहाँ पर बनना सबको डॉक्टर इंजीनियर है जी, ठीक है, और फेम चाहनी है शाहिद अफरीदी और शेब अख्तर जी। मतलब ये क्या वालदैन की मेंटेलिटी है कि आप जब देख रहे हैं कि आपका बच्चा बन रहा है डॉक्टर इंजीनियर और आप चाहते हैं कि शोहरत उसको मिले शाहिद अफरीदी शेब अख्तर की, तो उसको स्पोर्ट्स में डाल दो ना, उस पर इन्वेस्ट कर दो। जिस वक्त वो इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है उस वक्त अगर आप अर्ली उसको इन्वेस्ट करें तो वो भी ब्रांड बन के मुल्क का नाम रोशन करे। यहाँ कितने डॉक्टर या इंजीनियर हैं जिसको दुनिया जानती है? 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, बहुत अभी हम जोर लगा लें तो 100 होंगे। आप जरा खिलाड़ियों के नाम निकालें, आप एक खिलाड़ी का नाम लेते हैं पूरी दुनिया में कहीं जाके पूछें भी ये क्रिकेट का खिलाड़ी किस मुल्क है, वो फ़ौरन बता दें इमरान खान का ताल्लुक पाकिस्तान से है, वसीम अकरम, शेब अख्तर, शाहिद आफरीदी, ये सारे आपके ब्रांड हैं। ये कोई बहुत हाईली एजुकेटेड तो नहीं है, मुल्क का नाम ये रोशन नहीं कर रहे। हम बेशक ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, लेकिन आप अगर देखें ना तो हम एज अ सोसाइटी बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हमारा फैमिली सिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। आपका कज़न है, मेरा कज़न है, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तुमने भी बनना है। आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। हम एक दूसरे को इतना फॉलो करने लग गए हैं कि सोसाइटी हमारी ना बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है एक दूसरे को देख देख के। सब एक दौड़ में लगे हुए हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कि हमारे इसमें हमारे माँ बाप का भी कसूर है कि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं देखते। प्रोग्राम का जो वक्त है वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है, तो फिर कभी नशित लगी तो फिर हम क्रिकेट से थोड़ा सा हट के वो तमाम सोसाइटी पे भी इंशाल्लाह मतलब वो एस्पेक्ट भी जो कि एक प्लेयर को डेवलप करने में बैक में जो आपकी सोसाइटी है वो भी है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे यहाँ पर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अख्ताम पजीर होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुताल्लिक आपकी कोई भी तजवीज़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान सोबान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.